वाईसीटी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर, अभी तक हम थियरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के अंदर थियरी को कवर कर रहे थे और आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और जो हम थियरी पढ़ रहे हैं उसका हम आज अप्लाई करेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा सब्जेक्ट है क्या, थियरी ऑफ मशीन। इसके अंदर हम लोग देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स एंड द नंबर ऑफ पेयर्स। लिंक और पेयर के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए माय डियर। और हम लोगों ने पढ़ा था किसी काइनेमेटिक चेन के लिए लिंक और पेयर के बीच का जो रिलेशन होता है यल इक्वल टू 2p-4। यल इक्वल टू 2p-4। यल क्या है यहाँ पे? यल है आपका नंबर ऑफ लिंक। क्या है? नंबर ऑफ लिंक। ये लिंक की संख्या है और p क्या है? नंबर ऑफ पेयर। माय डियर, इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है। पहले ऑप्शन में दे रखा है यल इक्वल टू 2p-4। इस फॉर्मूले को लगाते समय माय डियर, यूज करते समय एक ध्यान रखना है क्या, कि अगर आपके काइनेमेटिक चेन के अंदर जो लिंक है वो लिंक अपने पड़ोसी वाले लिंक के साथ सिर्फ 2 पेयर बनाए। क्या बनाए? सिर्फ 2 पेयर बनाए। 2 पड़ोस में जो लिंक होंगे उनके साथ क्या बनाएगा? सिर्फ 2 टर्निंग पेयर बनाएगा, लोअर पेयर बनाएगा, तभी यह फॉर्मूला आपका वैलिड है। तो इसको काइनेमेटिक चेन के लिए लगाना है और लिंक जो है आपके पड़ोसी लिंक के साथ सिर्फ 2 पेयर बनाएगा, तब ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। एक और रिलेशन होता है j इक्वल टू 3l/2 - 2। ये भी आपका रिलेशन होता है, बट हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यल और पी के बीच में दिया है, जे का बात नहीं किया, इफेक्टिव नंबर ज्वाइंट की बात नहीं किया, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम इसी को देखेंगे और यल इक्वल टू 2p-4 आपका सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एनी पॉइंट ऑन लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन विल ट्रेस। मतलब क्या बोल रहा है कि ये माय डियर डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का हमारा यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है उससे लिया गया है। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक स्लॉटेड बार यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, 2 स्लाइडर हमारे पास है। इन दोनों स्लाइडर को कनेक्ट करने वाला आपके पास एक लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है यहाँ पे जो दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रहा है। अब सवाल क्या है आपके पास? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इस स्लाइडर को कनेक्ट करने वाले लिंक पे आप कोई पॉइंट लेते हैं, कोई जनरल पॉइंट लेते हैं माय डियर, कोई आपने पॉइंट ले लिया, कह रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट का जो पाथ होगा जब ये मैकेनिज्म हमारा मोशन करेगा तो इस पॉइंट का पाथ पाथ कैसा होगा। तो क्या करते हैं, ये डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है ये। और माय डियर आपका जो स्लॉटेड प्लेट है ये यहाँ पे फिक्स होगा, तो ये आपका एग्जाम्पल बन जाएगा किसका? किसका इन्वर्जन बनेगा? ये इलेप्टिकल ट्रेमल का। किसका? इलेप्टिकल ट्रेमल का। एलिप्टिकल ट्रेमल का। एलिप्टिकल ट्रेमल का। और एलिप्टिकल ट्रेमल में डियर आपका ये जो यूज किया जाता है एलिप्स ट्रेस करने के लिए, एलिप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। आपने कोई अगर जनरल पॉइंट पी लिया है यहाँ पे, तो इस पी पॉइंट का जो पाथ होगा वो कैसा बना देगा? ये आपका एक एलिप्स दे देगा। क्या देगा? ये एक एलिप्स ट्रेस कर लेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। माय डियर इसी क्वेश्चन में सिर्फ एक बदलाव कर देता, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बदल जाता। क्या वो? एनी पॉइंट की जगह इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लेता कि मिड पॉइंट, अगर इस लिंक का आपने मिड पॉइंट लिया होता तो माय डियर जब आप इसका मिड पॉइंट लेंगे तो उस केस में आपका जो पाथ ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा? सर्किल। तो एग्जामिनर कभी आने वाले समय में अगर कोई नया क्वेश्चन इसको फ्रेम करना है तो मिड पॉइंट पे पूछेगा, मिड पॉइंट का लोकस पूछ लेगा वो, उस समय आपका ऑप्शन सी ना होकर बी हो जाएगा। लेकिन अभी इस केस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका सी ऑप्शन एलिप्स सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि अ मैकेनिज्म विथ 4 लिंक्स ईच। 4 लिंक का यूज करके आपने कोई मैकेनिज्म बनाया है। माय डियर हम 4 बार मैकेनिज्म ही देख लेते हैं। आपने 4 लिंक का यूज करके एक मैकेनिज्म बनाया है। 4 लिंक, चारों के चारों लिंक टर्निंग पेयर पे जुड़े हुए हैं।
माय डियर, ये सबसे आपका सिंपल मैकेनिज्म है, सबसे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है, इससे कोई सिंपल मैकेनिज्म है नहीं आपके पास। ये बताने वाला कौन था कि 4 लिंक का यूज करके, मिनिमम 4 लिंक का यूज करके जो आप मैकेनिज्म बनाएंगे वो सबसे सिंपल मैकेनिज्म होगा। और इसको बताने वाला कौन सा ला था, कौन सा इक्वेशन था, ग्रबलर्स इक्वेशन। माय डियर, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म यानी बी ऑप्शन क्यों नहीं सही है। माय डियर, 4 बार मैकेनिज्म का आप इन्वर्जन बना सकते हैं, बात सही है, लेकिन कोई भी इन्वर्जन हो सकता है वो इन्वर्जन 4 से ज्यादा लिंक का यूज करके बना हो, तो कोई भी इन्वर्जन उसको आप 4 बार नहीं कर पाएंगे। वो अगर किसी 4 से ज्यादा लिंक का यूज करके कोई मैकेनिज्म बना हो, आपने उसका इन्वर्जन बनाया है, तो 4 बार मैकेनिज्म नहीं कहा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ए ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे सबसे सिंपल मैकेनिज्म है ये। अगर 4 लिंक का यूज करके आप कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं तो उसको सिंपल मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन 4 से ज्यादा अगर आपने लिंक यूज कर लिया है तो उस मैकेनिज्म को माय डियर हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड मैकेनिज्म। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल फॉर, मतलब बाल और सॉकेट ज्वाइंट, एक बाल है आपके पास और ये आपका सॉकेट, बाल और सॉकेट ज्वाइंट एक कैसा मतलब पेयर बना रहा है, कैसा ज्वाइंट बना रहा है। माय डियर, बाल और सॉकेट ज्वाइंट स्फेरिकल पेयर का एग्जांपल है। पेयर मतलब ज्वाइंट, कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स जहां पे रिलेटिव मोशन हो। तो यहाँ पे बाल और सॉकेट के बीच में, बाल को लिंक नंबर 1 बोल रहे हैं, सॉकेट को लिंक नंबर 2 बोल रहे हैं, इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है और यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वो स्फेरिकल पेयर है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। माय डियर, स्कूटी के मिरर में या बाइक के मिरर में जो आप देखते हैं वहां पे बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट मतलब स्फेरिकल पेयर का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं माय डियर, ये आपका बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये 3D रोटेशन कर सकता है, 3 डायमेंशनल रोटेशन कर सकता है। ट्रांसलेशन सब सारे इसके ब्लॉक हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रोटेशन दिखेगा, 3D रोटेशन। तो इस तरीके से स्फेरिकल पेयर आपका एग्जाम्पल होगा। बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट अगर बोलेगा तो स्फेरिकल पेयर को आप आंसर करके चलेंगे। आगे देखते हैं, द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन कैम एंड फॉलोअर इज टू फार्म है, मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास एक फॉलोअर है और क्या है, एक कैम भी था। ये आपके पास फॉलोअर है और कैम। माय डियर, अगर देखा जाए तो कैम और फॉलोअर के बीच में, कैम और फॉलोअर के बीच में एक पॉइंट कांटेक्ट बनता है। क्या बनता है, पॉइंट कांटेक्ट। इस पॉइंट कांटेक्ट को माय डियर हम लोग जीरो एरिया कांटेक्ट भी बोलते हैं और पॉइंट कांटेक्ट को हायर पेयर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को देखते हैं, कैम और फॉलोअर के बीच में क्या बना है, एक पॉइंट कांटेक्ट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हायर पेयर। हायर पेयर ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में हायर पेयर दिख गया हमको, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। आगे देखते हैं, द स्टेपर मैकेनिज्म्स 4 बार स्टेपर मैकेनिज्म्स 4 बार मैकेनिज्म इज एज फॉलो, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि स्टेपर मशीन के अंदर, स्टेपर मशीन सॉरी द स्टेपर मशीन 4 बार मैकेनिज्म लिखा है। तो स्टेपर मशीन के अंदर आपका जो ये 4 बार मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो क्या है, चाहे आपका स्टेपर मशीन हो, चाहे आपका स्लॉटर मशीन हो, सारे के सारे किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ये करते हैं क्या, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। माय डियर, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्टेपर मशीन में जो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज किया जाता है माय डियर, यहाँ पे रॉकर तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि वहां पे क्रैंक रॉकर होता है। क्या होता है, क्रैंक रॉकर। आपके पास एक फिक्स लिंक होगा, ये फिक्स लिंक कनेक्ट होगा एक क्रैंक के साथ और क्रैंक आपका कनेक्ट होगा एक स्लाइडर के साथ, और आपके पास यहाँ पे एक और लिंक होगा जिसको क्या बोलेंगे, रॉकर। आपका एक क्रैंक बन चुका है, ये रॉकर बन चुका है, ये फिक्स लिंक है और आपके पास एक स्लाइडर है। तो इस तरीके से माय डियर, इस तरीके से देखा जाए तो एक क्रैंक और रॉकर का एग्जांपल है। तो रॉकर ऑप्शन नहीं होगा,
स्कॉच या नहीं होगा, डबल स्लाइडर का वो होता है। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इसका सही ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, द मैकेनिज्म फॉर द स्केलिंग एंड इनलार्जिंग ड्राइंग टू अ डिजायर्ड रेशियो इज नोन एज। क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई ड्राइंग है, उस ड्राइंग को आप बड़े शेप में बनाना चाहते हैं या छोटे शेप में बनाना चाहते हैं, उसकी साइज को बड़ा करना या छोटा करना चाहते हैं। इसके लिए माय डियर, इसके लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है जिसका क्या नाम है, पेंटोग्राफ। और यही पेंटोग्राफ माय डियर रेलवे इंजन के ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर से कांटेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। तो आपके पास ये एग्जांपल है प्रैक्टिकल, पेंटोग्राफ यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। पेंटोग्राफ का यूज करके आप ड्राइंग को छोटी या बड़ी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ड्राइंग है, ये आपकी फोटो है, इसको बड़ा करना है, इसकी साइज बड़ी करनी है या इसकी साइज आपको छोटी भी करनी है, तो आप क्या यूज करेंगे, पेंटोग्राफ यूज करेंगे। पेंटोग्राफ माय डियर अगर हम मार्केट से लेकर आएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये टर्निंग पेयर कोई एक लिंक है, यहाँ पे दो जगह टर्निंग पेयर, और आपने क्या किया, इसके साथ लिंक कनेक्ट किया इस तरीके से। और माय डियर जब इसको अभी 4 लिंक आपको दिख रहे हैं, जब इसको आप ग्राउंड के साथ फिक्स करेंगे तभी इसका यूज कर पाएंगे आप। ये आपका एक्सटेंशन लिंक है, लिंक का एक्सटेंशन है, यहाँ पे एक टर्निंग पेयर लगा हुआ है। तो माय डियर इस पेंटोग्राफ का यूज करते हैं हम लोग क्या, स्केलिंग करने के लिए, मतलब ड्राइंग को छोटी या बड़ी करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कुछ रिलेटिव डिस्टेंस आर कांस्टेंट। कहना क्या चाह रहा कि आपके पास कोई बॉडी है और आप कोई 2 पॉइंट लीजिए और उसके दोनों पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव जो डिस्टेंस है इनके बीच में, वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहे अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब। माय डियर अगर इस डिस्टेंस को मेंटेन रहना है तो बॉडी आपकी कैसी होनी चाहिए, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होगा तो डिफॉर्मेशन सारा का सारा जीरो होगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, दोनों पॉइंट कांस्टेंट बने रहेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से आपका रिजिड बॉडी, ये ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, रिजिड बॉडी, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। माय डियर ये इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि आपको इमेज दे रखा है, ABCD ऑप्शन में 4 इमेज दे रखा है। इसमें से क्या बोल रहा है कि 4 बार लिंकेज का यूज किस मशीन में किया गया है। ठीक है, पहचानना है इसको। देखते हैं इसके लिए माय डियर पहले ऑप्शन में क्या है, आपके पास एक रिंच है। क्या है, रिंच है। और रिंच कैसा रिंच है, ये एडजस्टेबल रिंच है, मतलब इसका जा को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। आपके पास बी ऑप्शन में एक बाइसिकल है, सी ऑप्शन में एक बुलडोजर है जिसको आप लोग जेसीबी मशीन बोलते हैं। डी ऑप्शन में माय डियर आपको शायद इमेज दिख नहीं रहा होगा, ये आपका एक स्टेपलर मशीन है। क्या है, स्टेपलर मशीन है। तो माय डियर 4 बार लिंकेज खोजना है, स्टेपलर का ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 कोई लिंकेज, 4 लिंक आपको दिख नहीं रहे हैं, 2 लिंक टर्निंग पेयर पे हैं और भी उसमें लिंक है, बट 4 लिंक टर्निंग पेयर पे नहीं बने हुए हैं। तो इस तरीके से स्टेपलर वाला ऑप्शन तो वैसे भी खत्म है। जेसीबी मशीन में माय डियर एग्जैक्टली ये पूछा नहीं कि किस कहाँ पे बात कर रहा है। जेसीबी मशीन को अगर आप लोग देखें तो अगर इसकी बात करें तो ये 4 बार लिंकेज नहीं होगा, मतलब 4 बार क्लोज टाइप का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। आपका बाइसिकल वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट सूटेड ऑप्शन है, क्योंकि ये लगभग इक्विवेलेंट हो जाता है आपका किसके साथ, पैरेललोग्राम लिंकेज के साथ। किसके साथ, पैरेललोग्राम लिंकेज के साथ। पैरेललोग्राम लिंकेज में माय डियर आपके पास 4 लिंक होते हैं और इसमें 2-2 लिंक का जो आपस में पेयर हो एग्जैक्टली सेम लेंथ के होते हैं। ये लोकोमोटिव में यूज होता है। तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज 4 बार लिंकेज पजेसेस। मतलब क्या बोल रहा है कि 4 बार लिंकेज है, मतलब 4 लिंक का यूज करके आपने कोई मैकेनिज्म बनाया है। जैसे
आपका सिंपल सबसे ले लेते हैं हम लोग, क्या 4 लिंक चारों टर्निंग पेयर पे जुड़े हैं, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके दिखाओ, पता चल जाएगा क्या है। देखिए लिंक की संख्या कितनी हो गई है, 4। इफेक्टिव नंबर बाइनरी जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 4। हायर पेयर की संख्या 0 है। लगाइए फटाक से कुछ भी एक इक्वेशन, F इक्वल टू 3L-1 माइनस 2J माइनस H, 3 इंटू यल की वैल्यू पुट करिए 4, 4 माइनस 1 माइनस 2J, 2 इंटू J मतलब 4 माइनस हायर पेयर कोई है नहीं यहाँ पे, तो हायर पेयर की संख्या कितनी ले ली है, 0। अब देखिए 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 9 मिलेगा, माइनस 2 इंटू 4 8 हो गया। और इस तरीके से आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के कितनी आ गई, 1। चार लिंक है और ये टर्निंग पेयर पे जुड़े हुए हैं अगर, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट करिए कुछ भी एक इक्वेशन लगा के, कितनी मिलेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी 1। और इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हमारा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रेफर्स टू ए लोअर पेयर इन अ काइनेमेटिक पेयर। मतलब क्या बोला कि कोई काइनेमेटिक पेयर आपके पास बोला, काइनेमेटिक पेयर का मतलब सिंपल पेयर या ज्वाइंट, तो काइनेमेटिक पेयर के अंदर बोला कि लोअर पेयर कौन सा बना रहा है। माय डियर आपका ए ऑप्शन पे किया दिया है ब्रेक एंड शू, देख लेते हैं इसी को, आपके पास ब्रेक शू की बात कर रहा है, ऐसे समझिए, या आपका कोई व्हील है रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर ब्रेक शू रखा हुआ है, लगा हुआ है। अगर ये दोनों लिंक आपस में कांटेक्ट बनाएंगे, ब्रेक जब व्हील के कांटेक्ट में आएगा माय डियर, तो वहां पे क्या बनेगा आपका, एरिया कांटेक्ट। क्या बनेगा, एरिया कांटेक्ट। और जैसे ही एरिया कांटेक्ट बनेगा माय डियर, ये आपका क्या कहा जाएगा, लोअर पेयर। तो इस तरीके से ऑप्शन देखा जाए अगर लोअर पेयर के लिए, तो बेस्ट सूटेड ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पे, ए, ब्रेक एंड शू। कैम शाफ्ट कोई सवाल नहीं है, बाल बियरिंग तो हायर पेयर हो गया आपका। चेन स्प्रॉकेट को अगर थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आ सकता है, ये आपका चेन जो स्प्रॉकेट होता है थोड़ा कुछ इस तरीके का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्लीन तो नहीं बन पाएगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे समझिए। यहाँ पे आपका ये रोलर टाइप का दिख रहा है कुछ माय डियर। ये जब आपका स्प्रॉकेट के साथ कनेक्शन बनाता है तो अप्रॉक्सीमेटली कहिए कि वो थोड़ा लाइन कांटेक्ट टाइप का बनता है, तो इस वजह से चेन स्प्रॉकेट का एग्जांपल गलत हो जाएगा। बेस्ट आपका लोअर पेयर के लिए ब्रेक शू साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, तो सीधे सीधे हमारा ये ऑप्शन सही होगा, लोअर पेयर के लिए ब्रेक शू। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का कौन सा एग्जाम्पल है, अभी हम लोगों ने अब इसके पहले भी देखा था, एक क्वेश्चन और आया था कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर, जिसमें हम लोग एलिप्टिकल पाथ ट्रेस कर रहे थे। तो माय डियर डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का जो आपका इन्वर्जन होता है, मतलब डबल स्लाइडर 2 स्लाइडर आपको होने चाहिए, तो उसका आपका जो एग्जाम्पल होता है, क्या क्या होता है इन्वर्जन, इसके एलिप्टिकल ट्रेमल होता है, एलिप्टिकल ट्रेमल, और क्या होता है, स्कॉच याक भी होता है, स्कॉच यॉक, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। एक और होता है क्या, वो ओल्डहम कपलिंग, ओल्डहम्स कपलिंग। तो देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन हो रहा है, एलिप्टिकल ट्रेमल ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन एक तो इलेक्ट्रिकल ट्रेमल होता है, यहाँ पे दिख रहा है, स्कॉच याक और ओल्डहम कपलिंग भी होता है। माय डियर आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिंक विथ 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए 4 बार सिस्टम इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका होता है, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम माय डियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 जिसकी होती है, इसका मतलब कोई मोशन नहीं कर रहा है, वो फिक्स हो चुका है, रिजिड हो चुका है, रिजिड इन द सेंस कोई मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर बन चुका है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो चुकी है। तो कौन सा लिंक होगा, देखिए डी ऑप्शन में आपको एक दिख रहा है यहाँ पे फिक्स लिंक। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इसी में
सिंपल 4 बार मैकेनिज्म लेकर समझ लेते हैं। आपका जो लिंक आपने फिक्स किया है, इस फिक्स लिंक के अंदर कोई मोशन नहीं है, ये फिक्स है, ये फ्रेम या स्ट्रक्चर बन चुका है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो रहा है। कपलर, क्रैंक, फ्लोटिंग लिंक, ये सारे के सारे जो ABC ऑप्शन में इनके पास मोशन होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 नहीं होती है, तो ये हमारे गलत हैं। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है ना 0 डिग्री ऑफ, 0 डिग्री होनी चाहिए, मतलब 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब कोई मोशन नहीं होना चाहिए। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने कैसे डिफाइन किया था? मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन और मोशन। तो आगे चलते हैं, इस तरीके से हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी फॉर एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर विच इज स्टैटिक इज। माय डियर, कोई आपके पास इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए? और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने देखा था कितनी होनी चाहिए, 0 से कम अगर हो गया तो आपका 0 से कम डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, मतलब निगेटिव कोई वैल्यू हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया और निगेटिव आ गई, तो क्या होता है? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और ऐसे केसेस में माय डियर, इसकी जब डिजाइनिंग करते हैं तो जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जो इक्वेशन होता है और अननोन की संख्या होती है, अननोन ज़्यादा होते हैं, इक्वेशन कम होते हैं, वहाँ पे सोल्यूशन बन नहीं पाएगा, तो उसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। और उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 से कम होनी चाहिए, और 0 से कम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन सी है? ये ऑप्शन में दिख रहा है, हालांकि वो 0 से हो सकता है, अगर लेस देन 0 होता तो भी ऑप्शन सही होता, बट यहाँ पे -1, मतलब -1 से और कम जाना है, -2 -3 तरीके से, तो ये ऑप्शन सही है। 0 जब होता है तो आपका क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर हो जाता है। काइनेमेटिक चेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाती है, और आपका 2 से ज़्यादा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है माय डियर, तो उस केस में क्या हो जाता है? 2 या 2 से ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है तो वो अनकंस्टेंट चेन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका निगेटिव जब दिखे, -1 की इक्विवेलेंट भी लिया है, तो -1 या -1 से और कम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। ओल्डम कपलिंग इज द इन्वर्जन ऑफ। ओल्डम कपलिंग किसका इन्वर्जन है? अभी जस्ट हमने देखा डबल स्लाइडर जहाँ पे यूज किया था हमने। ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, यहाँ पे है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का हमने इन्वर्जन देखा था। क्या क्या देखा था? एक तो आपके पास इलेप्टिकल ट्रेमल था, इलेप्टिकल ट्रेमल, और क्या था? आपका स्कॉच याक था, स्कॉच यॉक, और क्या था आपका? एक और था ओल्डम कपलिंग। माय डियर, ओल्डम कपलिंग का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए? ओल्डम कपलिंग, अगर दो शाफ्ट के बीच में लेटरल मिस अलाइनमेंट हो और बहुत कम की डिस्टेंस में उनका मिस अलाइनमेंट, दो शाफ्ट आपस में अलाइंड नहीं है, मिस अलाइंड है लेटरली, तो वहाँ पे ओल्डम कपलिंग यूज होता है। बट इस क्वेश्चन में क्या बोल गया? ओल्डम कपलिंग किसका इन्वर्जन है? तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। डी ऑप्शन क्लिक करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज। माय डियर, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बात कर गया। किसके बारे में? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? अगर मैकेनिकल एडवांटेज माय डियर किसी मशीन का अगर देखा जाए तो क्या होता है आपका? आप कितना लोड उठा रहे हैं और उससे कितना इफर्ट लगाए हैं, ये लोड है आपका, लोड, और ये आपका क्या है? इफर्ट, इसका रेशियो होता है, या इसको एक तरीके से और बोलते हैं आउटपुट फोर्स अपन इनपुट फोर्स, ऐसे भी बोलते हैं। तो माय डियर, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? आपने कोई ऐसा मशीन बनाया है माय डियर जो कि जितना आप इफर्ट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा का लोड उठा पा रहे हैं, तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होती है। और जनरली माय डियर ऐसा होना भी चाहिए। आप कोई मशीन बना रहे हैं कि कम लोड लगा के ज़्यादा लोड उठा पाएँ, और माय डियर आपने कोई ऐसी मशीन बना ली जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम है, मतलब आप ज़्यादा लोड लगा रहे हैं और कम का लोड उठा पा रहे हैं, तो ऐसी मशीन को ले आके माय डियर भंगार की दुकान में बेचिएगा मत, कूड़ेदान में फेंकिएगा। ऐसी मशीन किसी काम का नहीं है हमारे। तो आप क्या करिएगा, जब मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेगा तो एक से ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा लोड उठाना है कम इफर्ट लगा के, ठीक। तो उस केस में क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज आपका एक से ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो माय डियर,
एक्चुअल मशीन के अंदर आपको बात कर रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होनी चाहिए, कर रहा है एक, मतलब जितना लोड लगाओ, जितना इफर्ट लगाओ उतना ही लोड उठा पाओगे आप, तो हम मशीन क्यों बनाएंगे? अगर ऐसा करना है तो हम खुद ही से नहीं उठा लेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, एक होना नहीं चाहिए वैसे। खत्म ये। लेस देन यूनिटी, माय डियर बोला ना, कोई मैकेनिक आपने ऐसी मशीन बनाई है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम मिल रहा है, भंगार की दुकान में नहीं बेचना है, उसको कूड़ेदान में फेंक के आना है। खत्म ये ऑप्शन। माय डियर, वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे टर्म आ रहा है, वेलोसिटी रेशियो के बारे में बात करते हैं। एक हम देखते हैं यहाँ पे, आपके पास अगर एक्चुअल मशीन है तो उसकी इफिशियंसी एक से कम होती है। एक्चुअल मशीन अगर आइडियल मशीन है तो उसकी इफिशियंसी 100% होती है, या 1 बोल लें, लेकिन आपका एक्चुअल मशीन है, इफिशियंसी एक से कम हो चुकी है। तो माय डियर, इफिशियंसी का मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के साथ एक रिलेशन है, क्या हो कि मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो आपका ये क्या बनाता है, इफिशियंसी। और चूंकि आपकी मशीन कैसी है, एक्चुअल मशीन है, तो इफिशियंसी हो जाएगी एक से कम, और इस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, इसका भी रेशियो एक से कम आएगा। देख लीजिए ना, इफिशियंसी को एक से कम होना है, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कम रही होगी, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू ज़्यादा। दो डिवीजन कब कब कम आएगा, जब नीचे वाला चीज़ आपका ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको पुट किया, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1। इसको आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आगे क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, ये मिल गया आपको। तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। और इस तरीके से क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इफ देयर आर एल नंबर ऑफ लिंक इन ए मैकेनिज्म देन नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन इज इक्वल टू। माय डियर, इन्वर्जन जब हम लोगों ने पढ़ा था थियरी क्लास में, अगर आपने यहाँ पे इसको नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, थियरी ऑफ मशीन की बहुत अच्छी क्लास चल रही है वहाँ पे, उसमें हम लोगों ने सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं इसको कि अगर नंबर ऑफ लिंक की संख्या आपके पास यल हो, नंबर ऑफ लिंक आपके पास यल हो, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना मिलेगा? नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होगा आपके पास वो कितना होगा, वो लेस देन या इक्वल टू यल, मतलब यल के बराबर भी हो सकता है या यल से कम हो सकता है। माय डियर, इसमें से क्या ऑप्शन सही होने का चांस है? जितना लिंक है उससे ज़्यादा इन्वर्जन कभी मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपका L-1 ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए, आपने जितने लिंक यूज किए, जैसे 4 बार लिंकेज की बात कर ली हम, आपके चारों लिंक एक दूसरे से अलग अलग हैं, अलग अलग लेंथ के हैं, ठीक है। कुछ ऐसा सीन समझिए। तो इस केस में क्या होता है कि अगर चारों लिंक अलग अलग हैं, आप बारी बारी से फिक्स करते जाइए, उनका एक ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म तैयार होगा, और वो सारे के सारे मैकेनिज्म एक दूसरे से अलग हैं, उनके इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेटिव मोशन यूनिक है, अलग अलग है। तो उस केस में जितने नंबर ऑफ लिंक होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इन्वर्जन होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हम लेके चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, मोशन फ्रॉम ए गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू। मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास अगर गियर बॉक्स है, आपने इंजन से पावर बनाया और लेकर कहाँ आए पावर, आप गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से आपको पावर कहाँ ले जाना है, मान लीजिए रियर व्हील ड्राइव है, ये नहीं फ्रंट व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव है, जो भी है, आपको गियर बॉक्स से पावर लेके आना है इस व्हील के ऊपर। कैसे लेके आएंगे? गियर बॉक्स से आप कनेक्ट करेंगे एक प्रोपेलर शाफ्ट को, फिर इसको किससे कनेक्ट करेंगे? डिफरेंशियल के साथ। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा यूनिवर्सल ज्वाइंट या हुक ज्वाइंट। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यूनिवर्सल ज्वाइंट कनेक्ट करेंगे, और इस तरीके से आपका क्या ऑप्शन सही होगा? हुक ज्वाइंट का ऑप्शन सही होगा। कुछ इस तरीके से आप समझिए कि और माइड यार, ये जो हुक ज्वाइंट होता है ये आपका कैसा पेयर बनाता है? टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर मतलब लोअर पेयर।
इसको एक क्रॉस पिन से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। ये कुछ ऐसा सीन होगा इसका। कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे कनेक्टेड होगा। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, और ये आपका शाफ्ट है जो कि रोटेशन में होगा। तो माय डियर, हमारा जो क्वेश्चन था कि आप गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक पावर कैसे ट्रांसमिट करके लेके आएंगे, तो उसका वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे हुक जॉइंट का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन अ काइनेमेटिक चेन अ क्वार्टनरी ज्वाइंट इज इक्विवेलेंट टू, क्वार्टनरी ज्वाइंट की बात कर दिया माय डियर, मतलब 4 लिंक चारों टर्निंग पेयर पे एक जगह जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4, 4 लिंक चारों टर्निंग पेयर पे जुड़े हुए हैं। और माय डियर, हमने पढ़ा था क्या कि एक क्वार्टनरी ज्वाइंट 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। और तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? 3 बाइनरी ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर सी। माय डियर, एक क्वार्टनरी 3 बाइनरी के बराबर होगा, एक पेंटेनरी 4 बाइनरी के बराबर होगा, एक हेक्सेनरी ज्वाइंट आपका 5 बाइनरी के बराबर होगा, और क्या होगा? एक टर्नरी ज्वाइंट 2 बाइनरी के बराबर होगा। तो इसमें से क्या ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वेश्चन किसके लिए था? क्वार्टनरी के लिए, मतलब 4 लिंक टर्निंग पेयर पे आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक क्वार्टनरी 3 बाइनरी के बराबर है, 3 बाइनरी के इक्वल टू 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिंक एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट इन मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर, मतलब जिस इस फिगर में जो आपको मैकेनिज्म दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बतानी है लिंक की संख्या। क्या बतानी है? लिंक की संख्या बतानी है, नंबर, और क्या बतानी है? नंबर ऑफ ज्वाइंट भी बताना है। ज्वाइंट मतलब पेयर या कनेक्शन, उसको बताना है। कैलकुलेट करते हैं फटाक से। एक फिक्स लिंक यहाँ पे है, एक यहाँ पे एक लिंक है 2, लिंक नंबर 3, एक रोलर बना हुआ है, इसको बोल रहे हैं क्या? लिंक नंबर 4। लिंक की संख्या कितनी हो गई? लिंक की संख्या हो चुकी है 4। माय डियर, कनेक्शन या ज्वाइंट या पेयर देखते हैं। एक टर्निंग पेयर लिंक नंबर 1 और 2 के बीच में बना हुआ है, एक पेयर यहाँ पे बना हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ ज्वाइंट। एक टर्निंग पेयर यहाँ पे बना हुआ है, इसको इफेक्टिव नंबर ऑफ ज्वाइंट अगर बोले तो एक टर्निंग पेयर यहाँ पे है, एक ज्वाइंट, दूसरा टर्निंग पेयर यहाँ पे है, दूसरा ज्वाइंट, इसको बोले ये लोअर पेयर यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे भी लोअर पेयर बना हुआ है। लिंक नंबर 3 और 4 के बीच में यहाँ पे एक टर्निंग पेयर है, लोअर पेयर है। लिंक नंबर 4 मतलब रोलर और लिंक फिक्स लिंक 1 के बीच में आपका बना हुआ है क्या? एक माय डियर पॉइंट कांटेक्ट बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हायर पेयर। हायर पेयर। इस तरीके से माय डियर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि इसने लोअर पेयर के बारे में या टर्निंग पेयर के बारे में बात नहीं की है, सिर्फ इसने बोल दिया कि ज्वाइंट बताओ। तो सिर्फ अगर ज्वाइंट यूज कर लिया है तो माय डियर हम लोअर पेयर हायर पेयर सबको कैलकुलेट करके बता देते हैं। एक लोअर पेयर यहाँ पे, एक लोअर पेयर यहाँ पे, एक लोअर पेयर यहाँ पे, 3 लोअर पेयर, एक हायर पेयर, कुल 4 ज्वाइंट अगर हमको दिख रहे हैं इस तरीके से। वो इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट इसको मत बोलिएगा, सिर्फ ज्वाइंट जनरली बोला गया है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि 4 लिंक है और 4 ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग एक काम करिएगा कि प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग थियरी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो थियरी क्लास को बार बार देखिए, समझिए, बहुत अच्छे से हम लोग फंडामेंटली उसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके चल रहे हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।